हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपी 4 मेथड्स इन बायोलॉजी। हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रतिज्ञा, मोहन, जानवी, गुंजन, शालू, किरण जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? बताओ सभी अच्छे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तो आज हमारा ये माइक्रोस्कोपी का पार्ट नंबर 3 है और मेथड्स इन बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 है। बताओ बताओ सभी अच्छे हो? जी मैं बढ़िया हूँ। ओके, मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। चलो ठीक है, तो शुरू की जाए आज की क्लास। कल कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे माइक्रोस्कोपी के, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड पढ़ लिया था और फेस कॉन्ट्रास्ट हमने पढ़ लिया था। बाकी आज के पढ़ने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं जानवी, उनको भी मौका मिलना चाहिए ना कभी काम करवाने का, तो वो मौका मिल गया बस आज। कोई नहीं, थोड़ा बहुत काम घर का भी कर लिया करो या इधर उधर का भी कर लिया करो। मन थोड़ा अलग हो जाता है। पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेशन होने लगेगा। तो थोड़ा बहुत काम आसपास का भी कर लिया करें, है ना? हाँ, चलो तो फिर देखते हैं आज की क्लास में हम बाकी के माइक्रोस्कोप, मतलब जो अपने लाइट वाले हैं, लाइट माइक्रोस्कोप वो आज खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वाले बचेंगे, वो शाम की क्लास में करेंगे। सो देखिए, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों के पर्सनल मैसेज आ गए, मैम ये समझ नहीं आया, थोड़ा इसको फिर से समझाइएगा। तो चलो एक बार फिर से थोड़ा और मैं एक्स्ट्रा स्लाइड लेके आई हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है? एक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कन्वर्ट करती है इनविजिबल डिफरेंस इन द ऑप्टिकल फेज। जो लाइट आ रही है हमारे स्पेसिमेन से, उस लाइट में फेज होते हैं, उन फेज में डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस इतना छोटा, इतना स्मॉल स्केल पे होता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। इसीलिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वो जो फेज में डिफरेंस आया है उसी को ही थोड़ा बढ़ा करके हमें दिखाता है। सो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कन्वर्ट करता है इनविजिबल डिफरेंस इन द ऑप्टिकल फेज। फेज के अंदर जो ऐसा डिफरेंस जिसको हम नहीं देख सकते, वो डिफरेंस जो आया है, जो कि वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस की वजह से आया है, इनटू द विजिबल डिफरेंसेस इन द ब्राइटनेस और द कॉन्ट्रास्ट। तो ये माइक्रोस्कोप हमें इन इनविजिबल डिफरेंसेस को विजिबल करवाएगा। इट अलाउ द अनस्टेन लिविंग सेल टू बी ऑब्जर्व्ड इन द डिटेल। याद रखिएगा, क्वेश्चन में समटाइम इन वर्ड्स को देकर भी स्टेटमेंट दी जाती है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में अनस्टेन और लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया जाता है डिटेल में। ठीक, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ फेज का मतलब क्या होता है। देखो, आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। लाइट जो है एक डुअल नेचर का फैक्टर है, जिसमें कि एक वेव भी होती है, मतलब वेव नेचर भी होता है, और उसका पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर कैसे देखते हैं? ये वेव नेचर भी है जिसमें वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और पार्टिकल नेचर भी है, यानी उसमें पार्टिकल से फोटोन जो होते हैं ना, एनर्जी, फुल ऑफ जो एनर्जी होते हैं फोटोन, वो पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइट एक डुअल नेचर को परफॉर्म करती है। तो जब भी लाइट हमारे हमारे स्पेसिमेन से होके आती है तो वो वेव की फॉर्म में आएगी। तो वेव में ऐसे फेज प्रेजेंट होते हैं। ये वेव और कुछ नहीं, हमारी लाइट ही है जो हमने स्पेसिमेन को दी है या जो स्पेसिमेन से होकर के आ रही है। ठीक, उस लाइट में इस तरीके से फेज प्रेजेंट होते हैं। उस लाइट में इस तरीके से फेज प्रेजेंट होते हैं। इन फेज को ही डिफरेंट करता है हमारा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का वो पार्ट जो थोड़ा सा कम थिक है, वो फेज को डिफरेंस नहीं करेगा, लेकिन जो जो थिक है वो डिफरेंस कर देगा, जो थिक नहीं होता है वो कम डिफरेंस करेगा।
इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ, नहीं नहीं, आप में से कोई था, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, जिसने भी किया है, समझा मैं सबको रही हूँ, उस अकेले को नहीं समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो देखो, इसमें ये लिखा है कि फेज में बता रही थी फेज डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप ये देखिए, वेव है यहां तक, ऐसे ये एक वेव कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लेती हूँ, इसको एक पॉइंट मानती हूँ, ये वेव यहां से शुरू हुई, आप देख सकते हैं ये वेव यहां से शुरू हुई है, तो ये वेव यहां तक कंप्लीट हो रही है, जबकि ये वाली वेव यहां तक कंप्लीट हो गई। तो आ गया ना डिफरेंस। देखो, वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, बस डिफरेंस इस चीज का है, इसने कहां से शुरुआत की है, इसने कहां से शुरुआत की है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी लेके आई हूं, मान लीजिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, ऐसे बड़ा सा स्टेडियम है, इस बड़े से स्टेडियम में आपको चलने के लिए कहा गया कि चलिए एक दौड़ लगाइए। तो यहां से दो है, ए एंड बी, जिनको दौड़ लगानी है। जब वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे तो हम कहेंगे कि एक सर्कल पूरा हुआ। अगर वेव की फॉर्म में कहूं तो मैं कहूंगी कि एक वेवलेंथ तक कंप्लीट हो गया है। मतलब यहां से लगा करके यहां तक जो एक वेवलेंथ हम बोलते हैं ना, वो कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अब ए और बी दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है। मान लो अगर ये 6 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड भी यही है, ये भी 6 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। लेकिन बस ये फिर भी आगे पीछे है। देखो, दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, दोनों 6 किलोमीटर चलते हैं 1 घंटे के अंदर, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस आ गया है, एक पीछे है एक आगे है। क्या कारण हो सकता है, अब आप खुद देखो, एरिया सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन फिर भी एक पीछे है एक आगे है। क्या कारण हो सकता है? जो आगे है हो सकता है उसने पहले शुरुआत की हो, और जो पीछे है हो सकता है उसने बाद में शुरुआत की हो। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, दोनों का स्पीड बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हुई है तो इसका यहां तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हुई है तो इसका कंप्लीट होकर के यहां हुआ है। वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, लेकिन फेज में डिफरेंस आ गया है। जो क्रिस्ट एंड ट्रफ है उन दोनों के, वो थोड़े अलग अलग हो गए हैं, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो जब लाइट हमारे सैंपल से होकर के जाती है, खासकर वो पार्ट जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करती हूँ, तो ब्राइट फील्ड में तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सारी ट्रांसमिट कर देता है। हालांकि वहां पर भी फेज डिफरेंस आता है, लेकिन वो फेज डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, और माइक्रोस्कोप में भी कुछ ऐसा नहीं लगाया जो उस डिफरेंस को नोट कर सके, तो वो चीज नेगलेक्ट हो जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए जितना भी ट्रांसपेरेंट एरिया है वो हमें एक तरीके से अलग अलग नहीं दिखाई देगा। हाँ, कोई ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा डेंसर है, उसका उसका जो इमेज बनेगा वो तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के हिसाब से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि ये जो फेज में डिफरेंस आएगा ना, इसी डिफरेंस को खूब बढ़ा चढ़ा के बता करके हम दिखा देंगे। डिफरेंस केवल देखो, इतना सा डिफरेंस आया है, अगर आप इस डिफरेंस को देखें तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई डिफरेंस है। लेकिन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ने पूरा चिल्ला के बता दिया है कि देखो इतना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें ब्राइटनेस की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गई है फेज की बात। एक बार देखो मैं पढ़ देती हूँ। द फेज टेल्स यू वेयर द वेव इज इन इट्स साइकिल। फेज हमें ये बताता है कि वो जो पूरी साइकिल है ना, उसमें हमारी वेव फिलहाल कहाँ है। इज इट एट अ क्रेस्ट या ट्रफ और समवेयर इन द बिटवीन, वो यहाँ पर है या यहाँ पर है या फिर यहाँ है यहाँ है यहाँ है, कहाँ है, वो फेज बताता है। So phase difference, how much one wave is ahead or behind
अनदर इन ऑसिलेशन। एंड फेज डिफरेंस क्या होता है कि कोई एक वेव किसी दूसरी वेव से आगे है या पीछे है, या उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कौन आगे है कौन पीछे है, उसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि ऐसा एरिया हमारे सैंपल का जो थोड़ा सा थिक है, जो लाइट के फेज को डिफरेंस में लेकर के आ रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी वेवलेंथ में चेंज हो गया है, वेवलेंथ सेम है, थोड़ा बहुत चेंज आता भी है, वो बताऊंगी मैं आपको। तो देखो, इमेजिन करना है दो रनर हैं जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के साइड मूव कर रहे हैं, एक फुल लैप मतलब एक वन वेवलेंथ के बराबर है। यदि वो दोनों जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्पीड दोनों की सेम है, दोनों ने स्टार्ट भी सेम ही टाइम पर किया है, तो उसको बोलेंगे जीरो फेज डिफरेंस, तो वो साथ साथ रहेंगे। और अगर इफ वन इज हाफ वे अराउंड व्हेन द अदर स्टार्ट, और अगर ऐसा हो गया कि एक तो आधे में पहुंच चुका है और दूसरे ने अभी शुरू किया है, तो वहां पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये 180 से कम या ज्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 180 का भी हो सकता है, जीरो का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने पैरेलल हैं। एंड द फेज जस्ट टेल यू वेयर वन दैट लेफ्ट ईच रनर इज, और यही फेज आपको बताती है कि वो सब कहां पर है। तो ये है फेज डिफरेंस, जो स्पेसिमेन से लाइट जो आती है उसमें ये डिफरेंस आएगा। तो देखिए, हमें इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी है। सो ट्रांसपेरेंट सेल जो होते हैं, जैसे कि लिविंग एनिमल सेल है, वो ज्यादा लाइट को स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप स्टेन लगा रहे हैं तब तो खैर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन स्टेन लगाने से हमारा सैंपल की डेथ हो जाती है। मुझे अगर अपने लिविंग सैंपल को देखना है, लिविंग सेल को देखना है, मैं उसको स्टेन नहीं कर सकती, स्टेन नहीं कर सकती तो वो खासकर ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो सारी लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। लाइट सारी ट्रांसमिट हो गई है, बट उन सबके फेज में डिफरेंस तो है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन करेगा ही, फेज डिफरेंस लेके आएगा, लेकिन वो फेज डिफरेंस हम देख नहीं पाएंगे, तो हमें क्या लगेगा, सारा सेम दिखाई देगा। इसीलिए हमने इस माइक्रोस्कोपी को इनोवेट किया है कि ट्रांसपेरेंट सेल जो कि लिविंग एनिमल सेल है, वो ज्यादा लाइट को स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो इन अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप दे अपीयर्स नियरली इनविजिबल, तो वो हमें इनविजिबल रहेंगे क्योंकि कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है, सारा ट्रांसमिट हो गया है, तो बिल्कुल ब्राइट वो दिखाई देगा, बिकॉज ऑल पार्ट ट्रांसमिट द लाइट इक्वली, है ना। अब however they alter the phase of light passing through the different cell region due to different refractive index, लेकिन वो सारे पार्ट फेज में जरूर डिफरेंस करते हैं, ट्रांसमिट तो कर देंगे सारी लाइट, लेकिन वो लाइट जो ट्रांसमिट हुई है उन सबके फेज में डिफरेंस है। तो अगर कोई ऐसा हो जो उस फेज डिफरेंस को ही बता सके, तो एग्जैक्टली हम बता पाएंगे सेल में कौन सा पार्ट कहां पर है। तो the phase contrast microscope convert these phase shift into the amplitude intensity differences which the eyes can detect as contrast। तो ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये जो फेज में डिफरेंस आया है ना, जो फेज में शिफ्ट हुआ है, उसको एम्पलीट्यूड यानी इंटेंसिटी के बिहाफ पर हमें शो करती है, तो उसको तो हम आराम से देख सकते हैं। अभी बताइए, इतनी बात समझ आई क्या कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। हुआ ये कि जब हम लिविंग सेल ले रहे हैं, हमने स्टेन नहीं किया है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं है कि वो, मतलब इतनी ज्यादा उसमें चीजें नहीं है, वो इतना डेंस नहीं है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो सारी लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। सारी लाइट अगर ट्रांसमिट हो गई तो हमारा माइक्रोस्कोप ये डिटेक्ट करेगा कि सारा ही एरिया ट्रांसपेरेंट है, इसमें मतलब कुछ नहीं है। तो देखो, बात इतनी है कि अगर आप अपने एक लिविंग सेल लिया आपने और आप उसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में अगर रखेंगे, वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा,
और हालांकि हमारे सेल में सब कुछ होता है, न्यूक्लियस भी है, ईआर है, गोल्गी है, सब है, लेकिन सारे ही लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आपको आपका लिविंग सेल बिल्कुल एक खाली ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई देगा। तो उससे तो कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि सेल तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। इसीलिए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज कर रहे हैं। ये देखा गया कि जैसे ही लाइट हमारे लिविंग सेल से पास होगी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा, सारी ट्रांसमिट कर देगा, लेकिन जो लाइट ट्रांसमिट हुई है ना, उन सब में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उन सबके फेज में डिफरेंस आ गया है। जो वाकई ही साइटोप्लाज्म का जो एरिया है सेल का, वो तो सीधा ही ट्रांसमिट करेगा बिना फेज में चेंज किए। लेकिन अगर कहीं बीच में न्यूक्लियस आ गया है, तो न्यूक्लियस तो ठीक है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ज्यादा, लेकिन न्यूक्लियस की वजह से उसके फेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ही समझो कि दो रनर है, दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर है, और वो चलना शुरू करते हैं। थोड़ा रास्ते में चले, दोनों बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक जो रनर है उसको उसके कोच ने रोक दिया, कुछ भी बात बताने के लिए, पूछने के लिए। जो दूसरा रनर था उसे किसी ने नहीं रोका, तो वो आगे बढ़ गया। जो पहला था उसको उसके कोच ने रोक दिया, कुछ बातें पूछी और फिर कहा कि अब जाओ तुम। अब वो चलेगा, अभी भी दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन देखो कितना डिफरेंस आ गया है। अभी दोनों साथ साथ चल रहे थे, इसको रोक दिया गया, तो ये तो आगे बढ़ गया और ये यहीं पर रह गया। अब जब ये चलेगा तो दोनों की स्पीड बराबर है, कभी भी उनका फेज अब बराबर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना स्पीड से ये चल रहा है उतने ही स्पीड से ये भी तो चलेगा। तो जितना ये आगे बढ़ेगा इतना ही फिर ये बढ़ जाएगा, तो ये डिफरेंस तो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। स्पीड दोनों की बिल्कुल बराबर होगी, बात करने से पहले भी और बात करने के बाद भी, लेकिन वो जो फेज में डिफरेंस आया है वो कभी मैच नहीं हो पाएगा। एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसी फेज डिफरेंस को डिटेक्ट करता है कि जो फेज का डिफरेंस आया है कुछ ऐसा हो जाए कि इस फेज के डिफरेंस को मैं इंटेंसिटी के बिहाफ पर शो कर दूं, ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए कि हाँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट था, यहाँ पर हमारा सैंपल है, यहाँ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ हमारा सैंपल है, लाइक दिस। ठीक है? हाँ, डन एवरीवन? वेव की थिकनेस एंड थिन ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। वेव की थिकनेस थिननेस कुछ नहीं होता है, हमारे सैंपल का थिकनेस और थिननेस होता है, ना कि वेव का। वेव तो एज इट इज है। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा एक बात और समझो, ये फेज शिफ्ट हो गया है। हाँ, अब ये जो फेज में शिफ्ट हुआ है ना, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। फेज में शिफ्ट भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ फेज ऐसे होंगे जिनमें इतना डिफरेंस आया है। अब देखो, एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसके बिहाफ पर है? कि फेज में जो शिफ्ट हुआ है उसके बिहाफ पर। तो देखो यहाँ पर ये फेज, ये जो वेव है, अपनी जो वेव है ना, ये यहां से शुरू हुई है और ये यहां से शुरू हुई है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना। ये देखो, इसकी पीक यहाँ पर है और इसकी पीक यहाँ पर है। तो ये जो डिफरेंस आया है दोनों में, ये 90 डिग्री का डिफरेंस है। इसको 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बोलते हैं। इसी को ही आप लेमडा अपॉन 4 या 90 डिग्री या पाई अपॉन 2 रेडियन भी कह सकते हैं, कि जो पूरा एक सर्कल होता है वो 360 का होता है। अगर फोर्थ टाइम डिफरेंस आया है, यानी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए हैं, दोनों आपस में एड अप होंगे, तो ये इनका जो इंटेंसिटी है वो इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब इनका जो इंटेंसिटी है, जो एम्पलीट्यूड है इनका, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अगर दो वेव जिनमें डिफरेंस आया है, अगर वो इस तरीके से आ गया, बिल्कुल इसको बोलते हैं 180, इसका क्रिस्ट है तो इसका भी, इसका टफ है तो इसका भी, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे की एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो। ये मतलब दिखाई नहीं देंगे, पूरी इंटेंसिटी जो है इनकी ब्लॉक हो जाएगी। इसे बोलते हैं 180 डिग्री, ये भी आउट ऑफ फेज है। इसको भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। अगर ये दोनों बिल्कुल पैरेलल, देखो इसकी पीक भी यहाँ है, इसकी पीक भी यहाँ है, दोनों की पीक यहाँ पर है, तो
तो ये एडअप हो जाएंगे और एडअप होकर के इंटेंसिटी देखो कितना बढ़ करके आएगी, इंटेंसिटी कितनी बढ़ के आएगी। यहाँ पर भी दोनों ऐड तो हुए हैं लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के पीक में 1/4 का डिफरेंस है, इसलिए जब वो ऐड होंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर बिल्कुल 180 का डिफरेंस है तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। अगर दोनों की पीक पैरेलली है इसको बोलते हैं इन फेज, ये दोनों वेव इन फेज है, ये दोनों वेव आउट ऑफ फेज है। अगर आउट ऑफ फेज 180 चला जाए तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अगर आउट ऑफ फेज 90 डिग्री रहता है तो वो एड अप हो जाएगा लेकिन इंटेंसिटी ब्राइटनेस ज्यादा नहीं होगी, यहां पर ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। तो देख रहे हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ने क्या किया, ये जो फेज में डिफरेंस आया था ना, जो विजिबल ही नहीं था, उन दोनों को ऐड करके पूरी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अब आप देख रहे हैं ना इंटेंसिटी अब बढ़ गई है, यानी फेज डिफरेंस को इंटेंसिटी की फॉर्म में हमें शो करेगा। यदि ऐसा डिफरेंस आया है तो वो इंटेंसिटी को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, ये ब्लैक दिखाई देगा, ये दिखाई देगा तो, लेकिन इससे थोड़ा कम ब्राइट, इससे ज्यादा ब्राइट, ये बिल्कुल ही डिम हो गया है, ये मीडियम है और ये हाईली ब्राइट होगा। तो इसलिए जिस एरिया से जो भी वेव आ रही है वो आउट ऑफ प्लेन है या इन फेज है, मतलब आउट ऑफ फेज है या इन फेज है, इसी पर डिपेंड करता है कि वो जो स्क्रीन बनेगी उसको कैसा दिखाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो आगे, जब लाइट शोज स्लो डाउन इनसाइड द स्पेसिमेन, अब जैसे ही लाइट हमारे स्पेसिमेन के अंदर गई वो स्लो डाउन तो होती है फॉर श्योर, और स्लो डाउन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जिस वजह से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। लेकिन देखो जो अपना फेज कॉन्ट्रास्ट है ना, क्या उसके ऊपर इस वेवलेंथ के डिक्रीज होने का भी इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो देखिएगा, जब लोकल वेवलेंथ इनसाइड द स्पेसिमेन इज शॉर्टर, जो वेवलेंथ है, लोकल जो वेवलेंथ है स्पेसिमेन के अंदर वो शॉर्टर है, बट वंस द लाइट एग्जिट, जैसे लाइट वहां से एग्जिट करती है, द स्पेसिमेन एंड री एंटर एयर और इमर्सन मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ रिटर्न टू द नॉर्मल। बस वही बात है ना कि दो रनर चल रहे हैं, एक रनर जिसके कोच ने उसको रोक लिया है, अभी फिलहाल तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो गई है, वो बहुत या तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ताकि बात होती रहे, या वो बिल्कुल ही रुक गया है। लेकिन जैसे ही बात खत्म हुई और वो निकल के चला, स्पीड फिर से सेम रहेगी, लेकिन फेज का डिफरेंस तो अब मैच नहीं हो पाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब लाइट हमारे स्पेसिमेन के अंदर गई है तो ऑफ कोर्स वो शॉर्ट हो गई है, लेकिन जैसे लाइट वहां से एग्जिट करेगी उसकी वेवलेंथ तो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जो फेज में डिले हुआ है वो तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। जो फेज में डिले हुआ है रुकने की वजह से वो तो बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। तो जितना ये आगे भागेगा उतना ही ये भी भागेगा, लेकिन फिर भी डिफरेंस रहेगा। So what remain is the phase delay. The wave got delay in time. वो टाइम में डिले हो गई है, एंड दैट फेज लैग इज परमानेंट, और ये जो डिफरेंस आया है ये परमानेंट हो गया है। इट डज नॉट रिसेट व्हेन लीविंग द मीडियम, इवन दो द वेवलेंथ आउटसाइड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो द माइक्रोस्कोप डजंट सी द वेवलेंथ चेंज। तो अपना जो माइक्रोस्कोप है वो वेवलेंथ के चेंज को तो नहीं देख पाएगा इनसाइड, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज हुआ है स्पेसिमेन के अंदर, जैसे ही वेवलेंथ मतलब बाहर आई वो फिर से नॉर्मल हो गई। तो हमारा माइक्रोस्कोप इस वेवलेंथ के चेंज को तो नहीं देख पाएगा, लेकिन इस वेवलेंथ की चेंज की वजह से जो फेज में शिफ्ट आया है उसको वो अच्छे से डिटेक्ट करेगा और वो ही हमें दिखाएगा। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल, किस बिहाफ पर ये काम करता है। तो बस प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि मोस्ट जो लिविंग सेल है या फिर ऑर्गेनेलीज है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, अनस्टेन्ड होते हैं, इस वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएंगे। सो अंडर एक नॉर्मल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ऑलमोस्ट नो कॉन्ट्रास्ट इज विजिबल, आपको कोई कॉन्ट्रास्ट विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है।
लेकिन these cell part do change the phase of light slightly, लेकिन ये सारे जो पार्ट जो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं वो लाइट के फेज को चेंज कर देते हैं ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस, बट आवर आईज कैन नॉट डिटेक्ट दिस फेज डिफरेंस, लेकिन हमारी आंखें इस फेज डिफरेंस को नहीं देख पाती हैं। हाँ, अगर इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाए, ब्राइटनेस में या डिम हो जाए तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जो फेज का डिफरेंस है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो इसी फेज डिफरेंस को जो कि इनविजिबल है उसे विजिबल ब्राइटनेस डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर देती है। यही प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वे, यानी लाइट पासिंग थ्रू द थिकर और डेंसर रीजन ऑफ अ स्पेसिमेन स्लो डाउन अंडरगोइंग अ फेज शिफ्ट। तो जैसे ही लाइट हमारे स्पेसिमेन के थिकर और डेंसर रीजन से पास होती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे उसके फेज में शिफ्ट आ जाता है, और लगभग ये शिफ्ट कितना होता है 1/4 देखने को मिलता है। द माइक्रोस्कोप स्पेशल ऑप्टिकल कंपोनेंट, इस माइक्रोस्कोप में हमने दो स्पेशल कंपोनेंट को यूज किया है, एक का नाम है एनुलर डायफ्राम, एक का नाम है फेज प्लेट। ये इस फेज शिफ्ट को कन्वर्ट कर देते हैं ब्राइटनेस डिफरेंसेस में। फिर when light passes through a transparent specimen like a living cell, it does not get absorbed much. Instead, it slow down in region that are optically denser. And क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, अब ये सब हुआ है, अब काम कैसे होता है ये देखिए। काम कैसे करेगा? दो स्पेशल चीजें हमने यहाँ ऐड की है, एक तो एनुलर डायफ्राम है और एक फेज प्लेट है, यही मिलकर के सारा काम कर रही है। तो टू टाइप ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम द स्पेसिमेन, हमारे स्पेसिमेन से दो टाइप की लाइट निकलेंगी। एक तो ऐसी जो अनडेविएटेड है, मतलब जो डेविएट ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी, और एक ऐसी है जो डिफ्रैक्टेड हो गई है, मतलब कि जो स्कैटर्ड हो गई है, दो टाइप की निकलती है। सो व्हेन अ पैरेलल लाइट बीम पासेस थ्रू द स्पेसिमेन, हमने दो पैरेलल लाइट को अपने स्पेसिमेन पर फॉल किया। बैकग्राउंड, जो अनडेविएटेड लाइट पास थ्रू द रीजन विदाउट मच रिफ्रैक्टिव वेरिएशन, जो लाइट पास हुई है बैकग्राउंड से, जहां पर ज्यादा चीजें नहीं थी, वो कैसी रहेगी? मतलब वो थोड़ी सी अनडेविएटेड रहेगी, मतलब कुछ खास डिफरेंस उसमें नहीं आया है। डिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड लाइट कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन दैट बैंड द लाइट स्लाइटली, लेकिन स्पेसिमेन का वो पार्ट जो थोड़ा थिक है वो उसको स्कैटर्ड कर सकता है। बोथ इमर्ज, दोनों आई है, बट द डिफ्रैक्टेड लाइट इज स्लाइटली आउट ऑफ द फेज, लेकिन जो लाइट डिफ्रैक्टेड हुई है ड्यू टू द थिकर रीजन ऑफ द स्पेसिमेन, वो आउट ऑफ फेज हो जाती है, और रिटार्ड मतलब कि टिपिकली बाय λ/4, मतलब वो आउट ऑफ फेज हो जाती है कंपेयर टू द अनडेविएटेड लाइट। ऐसी लाइट जो स्पेसिमेन से टकराई ही नहीं है, वो तो सीधी निकल गई, लेकिन जो हमारे स्पेसिमेन से टकरा करके आई है, अब वो टकराई है तो स्लो डाउन तो होगी ही, और वो कितना स्लो डाउन हुई है? λ/4, यानी आउट ऑफ फेज हो गई है 90 डिग्री से। ठीक, तो इतना डिफरेंस आएगा। एंड सो फार एम्पलीट्यूड नियरली सेम, लेकिन अभी भी एम्पलीट्यूड तो सेम है दोनों का, ओनली फेज डिफर्स है, स्टिल इनविजिबल। लेकिन जब वो स्पेसिमेन से आई है तो एक तो अनडेविएटेड है और एक स्कैटर्ड आई है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो तो अभी भी सेम है, लेकिन दोनों के फेज में डिफरेंस आ गया है। अब यहीं से देखिए दो पार्ट हमने लिए हैं, एक तो एनुलर डायफ्राम, एक फेज प्लेट। ये कैसे काम कर रही है? जो एनुलर डायफ्राम होता है जो कि कंडेंसर के पास है, द एनुलर डायफ्राम इज अ रिंग शेप अपर्चर प्लेस्ड इन द कंडेंसर, जो कि बिलो द स्पेसिमेन है। इसका मेन रोल क्या है? प्रोड्यूस अ होलो कोन ऑफ लाइट दैट सेलेक्टिवली illuminate the specimen with a ring shape beam, ensure that the undeviated light and the diffracted light can be separated and later manipulated differently by the faceplate। तो उसमें ये कहा है कि जो एनुलर डायफ्राम है आपका वो कुछ ऐसा होता है, एनुलर डायफ्राम कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए ऐसा है।
तो जब वो लाइट भेजेगा तो केवल यहां से लाइट जाएगी, केवल यहां से लाइट आपके सैंपल पर फॉल होगी। आपने वो रिंग लाइट देखी है, रिंग लाइट जो होती है वो इस तरीके से रहती है, तो उनका जो रिंग वाला पार्ट है वहां से तो लाइट आ रही होती है, अंदर वाला जो पार्ट है वहां से कोई लाइट नहीं होती है। बेसिकली वो कुछ इस तरीके से होती है। हाँ, वो रिंग लाइट कुछ ऐसे होती है। तो ये जो येलो वाला एरिया, केवल यहां से लाइट आ रही है, बीच से लाइट नहीं आएगी। क्योंकि देखो, अगर आप बीच से भी लाइट देंगे सारी, तो जो बीच वाला पार्ट है आपके स्पेसिमेन का वो ब्लर हो जाता है। इसलिए हम सेलेक्टेड लाइट को भेज रहे हैं बस। तो वो जो कोन बनेगा ना, लाइट का जो कोन बनेगा इस तरीके से, ऐसे, तो वो लाइट का जो कोन होगा उसमें केवल बस यहाँ लाइट होगी, यहाँ बीच वाला पार्ट बिल्कुल खाली होगा। तो उसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ही बोला जाता है होलो कोन ऑफ लाइट। ये जो है बस यहां से लाइट जाएगी, तो उसको बोलते हैं होलो कोन ऑफ लाइट। तो जैसे जो लाइट इल्यूमिनेट होगी आपके स्पेसिमेन पर, वो रिंग शेप वाला बीम होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये इंश्योर करने के लिए कि जो अनडेविएटेड लाइट है, जो डायरेक्टली गई है, एंड जो डिफ्रेक्टेड लाइट होगी, जो स्पेसिमेन से स्कैटर्ड होके जाएगी, उन सभी को सेपरेट कर सके, ताकि फेस प्लेट तक भी वो सेपरेटेड फॉर्म में ही जाएं। अगर वो सारी मिक्स होकर के जाएंगी फेस प्लेट के पास, तो फेस प्लेट को पता ही नहीं चलेगा कि किसको रोक के रखना है थोड़ा सा और किसको आगे भेजना है। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि जब स्पेसिमेन से लाइट पास होती है, कुछ तो स्पेसिमेन में ही वो डिले हो जाती है 1/4 से, मतलब जो स्पेसिमेन से जा रही है। फिर दूसरा और क्या है कि ये जो फेस प्लेट होती है, ये इसको थोड़ा और डिले कर देती है। जो अपना स्क्रीन वाला पार्ट होता है जहां इमेज बनेगी, वहां पर दोनों लाइट अलग अलग कंडीशन में जाती है, इसीलिए वो कॉन्ट्रास्ट होकर के दिखाई देती है। सो अभी फेस प्लेट पर आएंगे। फेस प्लेट कहाँ होता है? द फेस प्लेट सेलेक्टिवली alter the phase and sometime amplitude of the undeviated light by about 1/4 wavelength relative to the diffracted light, so that when both combine, the small invisible phase difference created by the specimen become visible intensity differences। एक बार मैं आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ। ये देखिए, इसमें देखो, ये तो है एनुलर रिंग और ये है आपकी फेस प्लेट। यही दोनों खास है, यही दोनों खास है, बाकी तो सारा सेम है जैसी नॉर्मल माइक्रोस्कोपी होते हैं। यहां से लाइट का सोर्स आप देख रहे हैं गया, लेकिन जब आपके कंडेंसर पर लाइट जाएगी, वो केवल बस ये वाली जाएगी, जो ऑब्लिक वाली होती है केवल वो जाएगी, बीच से कोई लाइट कंडेंसर पर नहीं पड़ेगी। फिर कंडेंसर जब आगे लाइट भेजेगा तो वो भी ऐसी लाइट को भेजेगा। ठीक है, ये होलो कोन बन जाता है, जो यहां से तो खाली है, यहां से भरा हुआ है। आपके स्पेसिमेन पर फॉल हुआ, स्पेसिमेन से फिर दो टाइप की लाइट निकलेंगी, एक ऐसी जो डिफ्रैक्टेड है और एक ऐसी जो अनडेविएटेड है। तो यहां से जो लाइट निकल रही है, देखो, एक तो ये लाइट है, ये जो येलो वाली है, ये, इसको बोलोगे आप डिफ्रैक्टेड लाइट, और एक ये है जो अंदर है, इसको बोलेंगे आप अनडिफ्रैक्टेड लाइट। सो डिफ्रैक्टेड लाइट तो स्पेसिमेन से होकर के आ रही है, वो तो वैसे ही थोड़ा डिले हो गई है जो स्पेसिमेन से आ रही है। लेकिन जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है, जो स्पेसिमेन से डिले होकर के नहीं आई है, वो जाएगा आपके फेस प्लेट से। तो फेस प्लेट से निकलेगा तो वो थोड़ा और स्लो हो जाएगा। फिर ये दोनों, यहां से तो ये जाएगी सीधी और यहां से जाएंगी ये। तो जब ये इस प्राइमरी इमेज बनेगी, यहां पर फॉल होंगी, तो अलग अलग इंटेंसिटी से फॉल होंगी। इसकी इंटेंसिटी अलग होगी, इसकी इंटेंसिटी अलग होगी। जब इंटेंसिटी अलग है तो ये आपको अलग ब्राइटनेस में दिखाई देगी, ये अलग ब्राइटनेस में दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो, एनुलर स्टोप इन द कंडेंसर प्रोड्यूस्ड अ कोन ऑफ लाइट फोकस ऑन द स्पेसिमेन। सबसे पहले जो एनुलर स्टोप है, यानी ये जो है एनुलर स्टोप जो कंडेंसर में है, ये एक लाइट का कोन फॉर्म करता है जो स्पेसिमेन पर फोकस्ड है, स्पेसिमेन पर आकर के फॉल होगा। ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। फिर लाइट ट्रेवलिंग
directly from the condenser lens and light traveling through the specimen are out of the phase। एक तो ऐसी लाइट जो सीधा आ रही है, उसमें कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, और एक ऐसी लाइट जो हमारे स्पेसिमेन से होकर आ रही है, उन दोनों के फेज अलग अलग है, आउट ऑफ फेज हो गए हैं। व्हेन दे पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव एंड फेज प्लेट, जब वो फेज प्लेट से ऑब्जेक्टिव से होकर निकलेंगे ना, निकलने की वजह से दोनों के जो फेज हैं उनमें डिफरेंस होकर के मिलेगा। कुछ तो स्पेसिमेन ने ही कर दिया, कुछ फेज प्लेट ने कर दिया है, तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया है। So wavelength in the phase or out of phase either add together or cancel out each other। तो वो जो वेवलेंथ होगी दोनों की, या तो वो आपस में कनेक्ट होंगी या तो वो आउट ऑफ फेज चली जाएंगी। अकॉर्डिंगली वो स्क्रीन पर जाकर के अपनी इमेज बनाती है। डन जी, बताइए। समझ गए? हाँ, तो बस दरअसल हमने किया इसमें ऐसे है कि जो अनडेविएटेड लाइट है ना, ये वाली, ये इसको फेज प्लेट से पास करा रहे हैं कि ठीक है तुम बड़ी तेजी से भागे आ रहे हो, थोड़ा रुको अभी, और जो डिफ्रैक्टेड है वो तो ऑलरेडी रुकी गई है, तो ये अपने हिसाब से जाकर के फॉल होगी, और जब ये यहां से निकलेगी तो ये अपने हिसाब से जाकर के फॉल होगी। ठीक है, अभी समझ आया? देखो मैंने पूरा ट्राई किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अभी भी अगर ऐसे लगता है कोई चीजें नहीं कनेक्ट हुई हैं, तो मैं ये ही कहूंगी कि इस पीडीएफ को पूरा अच्छे से रीड करना, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, साथ साथ इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, देखो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखना नहीं है, आप इसको खुद से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने अगर करा दिया तो समझ नहीं आएगा कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। खुद से एक बार ट्राई करोगे, फेज कॉन्ट्रास्ट को पूरा पढ़ के एक बार अच्छे से, और इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और एक आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करेंगे। दोनों ही फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से ही आए हैं। तो पूरा पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि फेज कॉन्ट्रास्ट में हुआ क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन दोनों सोल्व करेंगे। सोल्व हो गए तो समझिएगा कि कॉन्सेप्ट कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ तो एक बार फिर से क्लास को देखोगे और समझोगे। डन? बोलो बोलो, आया समझ? ठीक है। चलो फिर अभी मैं लेके चलती हूँ आपको एक नए टाइप के माइक्रोस्कोपी पर। हालांकि ये भी फेज कॉन्ट्रास्ट जैसा ही है, प्रिंसिपल इसका भी लगभग सेम ही है। जैसे वहां पर इंटरफेरेंस हुआ था ना कि आउट ऑफ फेज इन फेज हो गए थे, ऐसे यहां पर भी होगा। सो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, DIC। सो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसको नोमरास्की ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, आर सिमिलर टू फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इन दैट दे यूज interference pattern to enhance the contrast between different feature of the specimen। ये भी सेम प्रिंसिपल यूज करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न को ही देखता है ये भी, कौन आउट ऑफ फेज आ रहे हैं, कौन इन फेज आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलिए मैं समझाती हूँ। देखो, इन DIC माइक्रोस्कोप टू बीम ऑफ लाइट आर क्रिएटेड इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट इज डिफर। मेन डिफरेंस तो ये है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हमने सीधा व्हाइट लाइट यूज किया है, कोई भी स्पेसिफिक लाइट नहीं दी है। बट DIC में जो हम लाइट देते हैं वो दो दो तरीके से फिल्टर की जाती है, तब जाकर के आगे जाएगी। और इसी डिफरेंस से क्वेश्चन भी आया है आपका कि फेज कॉन्ट्रास्ट और DIC में किस बिहाफ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ हम पोलराइजेशन करते हैं, पता है ना आपको? पोलराइजेशन मतलब जो अलग अलग डायरेक्शन में है, जब हम इसको पास करेंगे पोलराइजर से तो वो एक ही डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब वो केवल वो लाइट जाएगी जो एक ही प्लेन में होगी।
So once the beam pass through either the specimen or specimen free space, they are recombined and effect of the specimen cause differences in the interference pattern generated by the combining of the beam. तो क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई भी लाइट का बीम पास करते हैं अपने उस पूरे सैंपल से, तो एक तो वो पार्ट जो स्पेसिमेन से होकर के आया है और एक वो बीम जो स्पेसिमेन फ्री स्पेस से होकर के आई, मतलब जहां कुछ नहीं था वहां से आई है, दे आर रिकम्बाइन, उनको रिकम्बाइन किया जाता है एंड इफेक्ट ऑफ द स्पेसिमेन कोज डिफरेंस, और स्पेसिमेन से जो होकर के आई है ऑफ कोर्स वो थोड़ी डिले होगी, जो स्पेसिमेन फ्री से होकर के आई है वो थोड़ी अलग होगी। जब आप उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि वो आउट ऑफ फेज में है, 90 डिग्री में है या 180 में है या 0 में है, उस हिसाब से ही वो जो बीम्स हैं आपस में कंबाइन होती हैं और एक सिग्नल को जनरेट करती हैं। दिस रिजल्ट इन हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अ 3 डायमेंशनल अपीयरेंस। बट एक बात याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि आपको एक 3D इमेज दिखाई देती है, 3D जैसी दिखाई देती है, तो उसको आप बोलते हैं कि शूडो 3D। यहां से भी क्वेश्चन आया है कि जो DIC इमेज दिखाती है क्या वो कंप्लीटली 3D है या 3D जैसी लगती है, तो वो 3D जैसी लगती है केवल, कंप्लीटली 3D नहीं होती है। सो दिस रिजल्ट इन हाई कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइट को पोलराइज्ड कर दिया है। देखो बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहाँ आएगा, आप लाइट को पोलराइज्ड करके भेज रहे हैं, तो इस पोलराइज्ड की वजह से जो सिग्नल जो कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है वो और ज्यादा हाई हो जाता है। रादर जो फेज कॉन्ट्रास्ट है वहां पर भी कॉन्ट्रास्ट हुआ है लेकिन वो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ इसको यूज करने की वजह से वो कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा हाई हो जाता है और 3 डायमेंशनल अपीयरेंस दिखती है, वो 3D जैसा दिखता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देखो कैसा दिख रहा है, जैसे 3D है, ये चीजें थोड़ी उभरी हुई है, यहाँ से थोड़ी लो है, यहाँ से भी लो है, यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि 3D है, लेकिन कंप्लीटली 3D तो है नहीं। आप ऐसा नहीं कि इसको हर जगह से देख पा रहे हैं, बस ये 3D जैसा अपीयरेंस देता है। लेकिन आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है, एग्जैक्टली दिख रहा है कि यहाँ तक अपना स्पेसिमेन वाला पार्ट है, यहाँ नहीं है, तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने के लिए DIC को यूज करते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। These microscope are specially useful in distinguish structure within live unstained specimen. Again ये भी किसके लिए यूज किया जाएगा, अनस्टेन के लिए। यहाँ भी हम अपने सैंपल को लिविंग फॉर्म में भी देख सकते हैं। आगे देखो, जैसे कि ये है, एक बार मैं ये समझाती हूँ आपको। सबसे पहले तो पोलराइज्ड लाइट एंट्री करेगी, पहला काम यही है, पहला काम तो यही है कि हम लाइट को पोलराइज्ड करवाएंगे। तो इसमें आप देखो ये हमारा लाइट का सोर्स है जो कि नॉन पोलराइज्ड लाइट है, हमने लगा दिया है एक पोलराइजर जो लाइट को पोलराइज करके ही आगे भेजेगा, मतलब एक प्लेन में ही भेजेगा। फिर यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक प्रिज्म लगाया है ताकि स्पेसिफिक लाइट अंदर जा सके। फिर ये कंडेंसर है, ये स्पेसिमेन पर फॉल होता है, स्पेसिमेन से फिर लाइट निकलती है, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाता है, इमेज बनने के बाद जब हम देखते हैं जो आई पीस होता है वहां पर जाने से पहले एक और नोज पीस प्रिज्म लगाया जाता है, ये उनको फिर से कंबाइन करता है और उनके कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर ही कि कौन सा फेज का शिफ्ट आया है उसके हिसाब से वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट में तो क्या था, देखने तक, हमारे देखने तक भी वो अलग अलग ही रहते हैं, बट यहाँ पर इस प्रिज्म की वजह से वो दोनों कंबाइन होकर के और तब रिजल्टेंट आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो मैं फिर से समझाती हूँ एक बार वन बाय वन वर्किंग क्या है। सबसे पहले पोलराइज्ड लाइट एंटर करेगी, एक ऐसी लाइट जो पोलराइज्ड है वो एंटर करती है कंडेंसर में। सो DIC बिगिन विद अ पोलराइजर बिलो द कंडेंसर that convert ordinary light into the plain polarized light। उसके बाद फिर एक
नोमार्स की प्रिज्म लगा होता है, इसको फर्स्ट प्रिज्म बोलते हैं, स्पेसिमेन के नीचे होता है, स्पेसिमेन से पहले ही लगा होता है। द पोलराइज्ड लाइट एंटर द फर्स्ट दिस प्रिज्म एंड विच स्प्लिट द बीम इनटू टू कोहेरेंट एंड ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड रे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेज या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब ये जो फर्स्ट प्रिज्म हमने लगाया है, इसने हमारी लाइट को डिवाइड कर दिया है दो चीजों में, एक तो ऑर्डिनरी रेज और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? दीज टू रेज आर स्लाइटली शेयर्ड separated by a tiny lateral distance, typically 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब कितना डिफरेंस आ गया है? दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस आ गया है इस प्रिज्म से पास होने से। एक है कोहेरेंट, सेम वेवलेंथ एंड फेज ओरिजिन, सो दे ट्रेवल साइड बाय साइड थ्रू द स्पेसिमेन, ईच पासिंग थ्रू स्लाइटली डिफरेंट रीजन। मतलब इस प्रिज्म ने क्या किया, एक तो स्लाइटली शेयर्ड कर दिया है, मतलब उसको उसका जो लेटरल डिस्टेंस है वो कम कर दिया है, और कोहेरेंट कौन सी है? जिसका सेम वेवलेंथ और फेज ओरिजिन बिल्कुल सेम है। तो ये दो डिफरेंस आए हैं। ऑर्डिनरी तो क्या है? जो बिल्कुल सेम है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें चेंज आ गया है। फिर पासेस थ्रू द स्पेसिमेन, क्योंकि ये स्पेसिमेन के नीचे था, अब वही लाइट जो दो टाइप से हो गई है, अलग अलग हो गई है, वो हमारे स्पेसिमेन के पास जाएंगी। बिकॉज दे पासेस थ्रू द एडजेसेंट रीजन, इफ दोज एरिया डिफर इवन स्लाइटली इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस, द टू रेज एक्वायर डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब वो दोनों जा रही हैं, दोनों के जाने की वजह से अगर उनके किसी के भी पाथ में थोड़ा सा भी स्पेसिमेन का पार्ट आ गया है तो वो अलग अलग हो जाएंगी। So because they pass through the adjacent region, if those area differ even slightly in the refractive index या फिर thickness में, the two rays acquire different optical path length, दोनों की लेंथ अलग अलग हो जाएगी। This create a phase difference, ये phase difference को create करता है। तो कुछ तो फेज डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि सैंपल में स्पेसिमेन में एक पार्ट डेंस है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा लेस डेंस है, लेकिन जो लाइट हमने भेजी है वो पहले से ही थोड़ी स्लो करके भेजी थी, एक स्लो एक सेम। अब जब वो पास होंगी तो थोड़ा और डिफरेंस आएगा। इस वजह से फेज डिफरेंसेस क्रिएट होता है बिटवीन द टू रेज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस बिटवीन दोज टू नियर बाय पॉइंट। तो वो जा रही है तो दोनों में डिफरेंस इसी बिहाफ पर आएगा, कौन सा कितना ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू द अदर वन। फिर सो DIC मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन एडजेसेंट एरियाज, नोट द एब्सोल्यूट फेज इटसेल्फ। तो बस वो ये नहीं कि केवल फेज, जहां से फेज डिफरेंस आया है केवल इतना बताएगी, थोड़ा भी अगर बाउंड्री में भी अलग फर्क है उसको भी डिटेक्ट कर पाता है। तो बस फेज कॉन्ट्रास्ट और DIC में इतना डिफरेंस आया है कि DIC और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है इस फेज डिफरेंस को लेकर के। जो फेज में डिफरेंस आता है उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, जबकि फेज कॉन्ट्रास्ट में क्या था कि ठीक है जो नेचुरली डिफरेंस आ रहा है उसी को वो शो कर देगी, बट DIC में उस डिफरेंसेस को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो और ज्यादा डिफाइन होकर के आए। ठीक है, तो ये रहेगा। अब आगे देखो, एक और हमने क्या लगाया, प्रिज्म लगाया है स्पेसिमेन के ऊपर बिफोर एनालाइजर, जो एनालाइज कर रहे हैं उससे पहले भी है। द टू रेज, जो दोनों रेज अब आ रही हैं अलग अलग, नाउ आउट ऑफ फेज, वो अब आउट ऑफ फेज हो गई है, क्योंकि एक तो पहले ही उनको थोड़ा सा चेंज किया गया था, फिर जब वो स्पेसिमेन से होकर के आई थोड़ा और चेंज हो गई है, तो अब जब वो चल रही है तो उन दोनों के फेज आउट ऑफ फेज हो गई है। एंटर द सेकेंड प्रिज्म, अब ये दोनों सेकेंड प्रिज्म के अंदर एंटर करेंगी, एंड विच रिकम्बाइन दैम इनटू अ सिंगल बीम, अब वो उन दोनों को रिकम्बाइन करके सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देगा। अब वही है कि अगर वो सारे दोनों सेम फेज में है, इन फेज है, तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर वो आउट ऑफ फेज में 180 है तो इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी, अगर वो 90 डिग्री पर है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम होकर के दिखाई देगी। So the recombined light pass through the analyzer
and oriented perpendicular to the first one. Because of their phase difference, the two recombined beam interferes, producing intensity variation that corresponding to phase gradient across the specimen. Result: contrast based on how fast the optical path change spatially. Pseudo 3D शेडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहां बस यही किया गया है कि सबसे पहले मानो ये आपका स्पेसिमेन है, इसमें यहां पर एक पार्ट है, इसको थोड़ा ज्यादा डेंस कर देते हैं, इसको थोड़ा लेस डेंस कर देते हैं, और ये बिल्कुल ही कम है। यहां से जो लाइट गई, यहां से जो लाइट गई, और जो यहां से लाइट गई, इन तीनों के फेज में डिफरेंस होगा। इन तीनों फेज में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। हमने यहां एक और प्रिज्म लगा दिया। जब ये तीनों पास होंगी यहां से, जब ये तीनों यहां से पास होंगी, तो उनके अंदर जो आउट ऑफ फेज हुआ है वो कैसा है। मान लीजिए अगर एक के यहां से ऐसे आया है, दूसरा भी ऐसा आया है, तो दोनों का ऐसा आने का मतलब क्या है, दोनों सेम रीजन से आ रहे हैं, मतलब यहां से निकलने वाली वेव दोनों एक ही लेवल पर तो डिफरेंस लेके आएंगी। तो ये दो डिफरेंस आया है, ये उसको और एम्पलीफाई करके आपको दिखाएगा ऐसे। ठीक, मानो एक यहां से आई है और एक यहां से आ गई, वो दोनों कैसी होंगी, जो यहां से आई है उसने इतना डिफरेंस किया, जो यहां से आई है उसने जो है इतना डिफरेंस किया, ऐसे। तो ये जब कंबाइन होंगी, तो थोड़ा मैं इसको और वो दिखाऊं अच्छे से। ये ऐसे है, मानो ये भी ऐसे ही हो गई, तो ये बिल्कुल ही ब्लॉक होकर के दिखाई ही नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा। और मैं चाहती भी नहीं कि इन दोनों का मिक्स होकर के दिखाई दे। जहां से जो इंफॉर्मेशन आई है केवल वो दिखाई दे। अच्छा, यहां से अगर ऐसा हुआ कि एक तो इस तरीके से आ गया, एक ऐसा हो गया, और एक थोड़ा सा चेंज होकर के आया है, मतलब ऐसे ऐसे, तो उसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम दिखाई देगी। तो ये पूरा ब्राइट दिखाई देगा, ये लेस ब्राइट दिखाई देगा, और ये आपको बिल्कुल ही डिम दिखाई देगा, ऐसे है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपके यहां से जितनी भी चीजें निकल के आ रही है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके आएंगी, और इंफॉर्मेशन किस बिहाफ पर लेके आ रही है, फेज डिफरेंस के बिहाफ पर। जब आप उन दोनों को मर्ज कराएंगे, तो अब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है या डिस्ट्रक्टिव कर रही है, 180 पर है या 90 पर है, उसी बिहाफ पर उनकी जो ब्राइटनेस है वो दिखाई देगी। ये है आपका डीआईसी। ओके एवरीवन। विदाउट फर्स्ट प्रिज्म के भी तो डिफरेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो इसमें क्या लिखा है कि जो फर्स्ट प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, अपना जो फर्स्ट प्रिज्म है कंडेंसर से जो लाइट भेजेगा वो पहले भी थोड़े डिफरेंस होकर के आई है, कि एक ऐसा पार्ट जहां पर स्पेसिमेन है और एक ऐसा पार्ट जहां स्पेसिमेन फ्री एरिया है, वहां से जो लाइट जा रही है उनमें भी तो डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो इसी प्रिज्म ने किया है, कि एक ऐसी लाइट जो स्पेसिमेन से होकर के जाए, एक ऐसी लाइट जो आसपास के बैकग्राउंड से होकर के जा रही है, उन दोनों में पहले से भी डिफरेंस होना चाहिए, इसीलिए इसको यूज किया है। तो इसमें देखो, द पोलराइज लाइट एंटर द फर्स्ट प्रिज्म विच स्प्लिट द बीम इनटू टू कोहेरेंट ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड रेज। एक ऑर्डिनरी होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। जो स्लाइटली शेयर्ड है उसमें 0.2 माइक्रोमीटर का डिफरेंस आया है, और जो कोहेरेंट है वो सेम वेवलेंथ के साथ में है। ओके, चलो डन एवरीवन। ये है आपकी डीआईसी। ठीक, डीआईसी के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी।
फ्लोरेसेंस तो आप लोगों को पता ही है, हमने फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है, यहाँ पर भी सेम फिनोमिना है। हमने ये पढ़ा है कि कुछ फ्लोरोफोर ऐसे होते हैं, कुछ फ्लोरोफोर मतलब कुछ क्रोमोफोर ऐसे होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके बाकी बची हुई लाइट को भी, मतलब जो बाकी बची हुई एनर्जी है उनके पास, उसे भी रेडिएशन की फॉर्म में ही इमिट करेंगे, उसे ही बोलते हैं फ्लोरेसेंसी। तो जैसे लाइट एब्जॉर्ब किया, जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसे बोलते हैं एक्साइटेड लाइट। फिर वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं और फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो रेडिएशन को इमिट करते हैं। जिस वेवलेंथ की ये होती है उसको इमिटेड वेवलेंथ की लाइट कहते हैं। तो जो आपने एक्साइट की है लाइट, मतलब वो लाइट जो एक्साइटेड कर रही है उसका वेवलेंथ, और वो लाइट जो इमिट हुई है उसके वेवलेंथ, दोनों में डिफरेंस होता है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बताइए, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? पता है ना, जो लाइट इमिट होके आई है, जो लाइट इमिट की है फ्लोरोफोर ने, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो लाइट जो एक्साइटिंग करने के लिए थी, है ना। हाँ, एक्साइटेड जो लाइट है उसका वेवलेंथ कम होता है रादर जो इमिट होकर के आई है उसकी। ठीक है। तो इसमें देखो, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द ability of certain molecules called fluorophores to absorb the light at one wavelength, जिसको बोलते हैं excitation wavelength, and then emit light at a longer wavelength, जिसको emission wavelength कहते हैं। अलग अलग होती है। सो दिस शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड द स्टोक्स शिफ्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो वेवलेंथ में चेंज आया है इसी को ही स्टोक शिफ्ट बोलते हैं। एंड इट अलाउज द इमिटेड लाइट टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्साइटेशन लाइट। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? स्पेसिमेन, सबसे जरूरी है कि जो स्पेसिमेन आपने यूज किया है या तो उसके पास खुद का फ्लोरेसेंस कैपेबिलिटी हो या आप उसमें अदर ऐड कर रहे हो, तभी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए वो यूजफुल होगा। सो स्पेसिमेन इज स्टेन, स्पेसिमेन को स्टेन किया जाएगा एंड टैग किया जाएगा विद फ्लोरेसेंट डाई और प्रोटीन से, जैसे FITC होता है, DAPI है और GFP है। ये सारी फ्लोरेसेंट डाई होती हैं। इनकी मदद से मैं अपने स्पेसिमेन को स्टेन या उनके ऊपर टैग लगा दूंगी। अ हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स, फिर एक हाई इंटेंसिटी के लाइट सोर्स को दिया जाता है जो कि मरकरी या जिनोन आर्क लैंप हो सकता है या लेजर लाइट हो सकती है, जो फ्लोरोफोर को एक्साइट करने के लिए कैपेबल है। आफ्टर दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्लोरोफोर अपने ग्राउंड स्टेट पर आते हैं और वो जिसे इमिट कर रहे हैं उसे ही फ्लोरेसेंसी कहते हैं। So the microscope optic and filters are arranged to separate the emitted fluorescent light from the much brighter excitation light so that only the emitted light form the image. तो इसमें ये होता है कि हम वहां अपने माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि जो लाइट आपने दी थी और जो लाइट वहां से आई है दोनों अलग अलग हैं। किस बिहाफ पर वो पहचानेंगे? हमेशा ऐसे ही होता है, जो वेवलेंथ की लाइट आपने दी है और जो वेवलेंथ की लाइट आपको मिली है दोनों में डिफरेंस होता है। खासकर जो मिली है वो ज्यादा वेवलेंथ की होती है एज कंपेयर जो आपने दी है। तो हमारा माइक्रोस्कोप इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि अच्छा हमने दी थी इस वेवलेंथ की और मिली है इस वेवलेंथ की। जो जिस वेवलेंथ की आपको लाइट मिली है इमिट होकर के, केवल उसी को आगे जो लेंस है वहां तक भेजा जाएगा और लेंस फिर उसी के हिसाब से इमेज बनाएगा। ये फ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल है। एक बार देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं। पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। ये देखो यहां पर रखा है हमारा स्पेसिमेन। सबसे पहले हम स्पेसिमेन के अंदर के ऊपर लाइट फॉल करेंगे। लाइट का सोर्स एक व्हाइट लाइट हमने दिया, लेकिन स्पेसिफिक लाइट देनी है केवल वो
जो इस फ्लोरोफोर को एक्साइट कर सके, क्योंकि ये फ्लोरोफोर हमने खुद से लगाया है, तो हमें पता है कि जो भी फ्लोरोफोर हमने खुद से लगाया है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट पर एक्साइटेड हो सकता है, हम केवल उसी वेवलेंथ की लाइट को आगे भेजेंगे। तो यहाँ पर लगा होता है एक्साइटेशन फिल्टर, जो केवल उसी लाइट को आगे भेजेगा जो हमारे सैंपल पर लगा हुआ फ्लोरोफोर को एक्साइट कर सकता है। तो यहाँ पर एक डाइक्रोइक मिरर लगा हुआ है, डाइक्रोइक मिरर। देखो डाइक्रोइक का मतलब क्या है, जो दो वेवलेंथ को अपने आप से पास होने दे सकता है। तो पहले तो जो एक्साइटेड लाइट है इसका वेवलेंथ जो भी है, ये जो डाइक्रोइक मिरर लगा हुआ है ये उस वेवलेंथ को पास होने देगा। तो ये लाइट देखो हमने केवल ब्लू वाली दी है, यहां से वो हमारे सैंपल पर फॉल हुई, सैंपल पर फॉल हो गई। इसके बाद सैंपल पर जैसे फॉल हुई तो हमारा जो फ्लोरोफोर था वो एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, रिलैक्सेशन करेगा, फिर ग्राउंड स्टेट पर आएगा। ग्राउंड स्टेट पर आते वक्त लाइट को बाहर निकालेगा। वो जो लाइट बाहर निकली है उसी लाइट को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास भेजा जाएगा। ठीक है, भेजने के बाद फिर वो आगे जाएगा, यहां से ये जो डाइक्रोइक मिरर था वो इस वेवलेंथ की लाइट को भी पास होने देगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही दो फैक्टर पर सेट किया हुआ है, इस वेवलेंथ की यहां भेजनी है और इस वेवलेंथ की इधर भेजनी है। फिर यहां आने के बाद जो इमिशन फिल्टर है वो लगा हुआ है, वो इमिटेड लाइट को आगे भेजेगा ओकुलर लेंस पर और वो ही फिर हमें दिखाई देगा। ये है। तो जितने भी ये कंपोनेंट हमने यूज किए हैं इन सबके फंक्शन देखिए। सबसे पहले लगाया है एक्साइटेशन फिल्टर, सेलेक्ट ओनली द वेवलेंथ दैट एक्साइट द फ्लोरोफोर। ये जो लगा है ना ओक्यूलर लेंस से पहले इमिशन फिल्टर, सॉरी इमिशन नहीं एक्साइटेशन, हाँ एक्साइटेशन फिल्टर यहाँ होता है जो केवल उसी लाइट को आगे भेजेगा जो हमारे सैंपल को एक्साइट कर सकता है। तो एक्साइटेशन फिल्टर सेलेक्ट ओनली द वेवलेंथ जो फ्लोरोफोर को एक्साइट कर सकती है। फिर लगा है डाइक्रोइक मिरर, जिसको बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट टूवर्ड द स्पेसिमेन बट अलाउ द इमिटेड लाइट टू पास थ्रू द आई पीस एंड कैमरा। ये डाइक्रोइक मिरर दो काम करता है, जो एक्साइटेशन लाइट है उसको तो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे स्पेसिमेन के साइड ताकि वो स्पेसिमेन पर फॉल हो सके, और जो वहां से लाइट जो इमिट हुई है जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है उसको वो पास करेगा थ्रू द आई पीस एंड कैमरा। मतलब दो काम कर रहा है, एक्साइटेशन लाइट को तो रिफ्लेक्ट करेगा कि वो जाए सैंपल पर, और जो सैंपल से आ रही हैं उन्हें इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो जाए या तो आई पीस के पास या फिर जो कैमरा लगा है जहां फोटो क्लिक होने वाला है उसके पास। फिर है इमिशन फिल्टर, ये इंश्योर ओनली फ्लोरेसेंस इमिशन लाइट रीच द डिटेक्टर ब्लॉकिंग द स्ट्रे एक्साइटेशन लाइट। इसका काम केवल इतना है कि जो लाइट हमारे सैंपल से आई है केवल उसी को ही पास करना है, क्योंकि गलती से ये भी हो सकता है ना कि आसपास की जो एक्साइटेशन वाली लाइट थी वो भी वहां से पास कर जाए, लेकिन ये सेट किया हुआ है जैसे, क्योंकि हमने जो फ्लोरोफोर है वो तो खुद ही लगाया है, तो मानो कोई भी एक फ्लोरोफोर है, फ्लोरोफोर जिस लाइट की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है मानो वो 350 है तो वो पास हो गई। फ्लोरोफोर ने जो वेवलेंथ निकाली है वो मान लीजिए 450 हो गई। तो ये जो इमिशन फिल्टर है इसको हमने सेट किया हुआ है कि तुम्हें केवल वो लाइट ही अपने आप से पास करनी है जो 450 वेवलेंथ की हो। तो ये इंश्योर करता है कि केवल फ्लोरेसेंस इमिशन लाइट को ही डिटेक्टर तक पहुंचाया जाए, अगर कोई एक्साइटेशन लाइट आ गई है तो उसको ब्लॉक करना है। फिर आता है लाइट सोर्स, या मरकरी या जिनोन लैंप या फिर लेजर को आप यूज कर सकते हैं। फिर है फ्लोरोफोर, फ्लोरोफोर क्या होता है, फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ की इमिट करता है, ये होता है अपना फ्लोरोफोर। अब देखिए ये काम मैंने बता ही दिया है, इसकी वर्किंग एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरीके से करेगा। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखिए।
लाइट पासिस थ्रू द एक्साइटेशन फिल्टर, सबसे पहले लाइट पास होती है एक्साइटेशन फिल्टर से। सेलेक्ट स्पेसिफिक एक्साइटेशन वेवलेंथ, ये सेलेक्ट करेगा कि हमें किस वेवलेंथ की लाइट को फॉल करना है। फिर डाइक्रोइक मिरर रिफ्लेक्ट दिस लाइट डाउनवर्ड ऑन टू द स्पेसिमेन, वो जो मिरर हमने लगाया है वो फोकस करेगा हमारी इस लाइट को कि वो स्पेसिमेन पर फॉल हो जाए। फिर फ्लोरोफोर इन द स्पेसिमेन एब्जॉर्ब करेगा इस लाइट को और फ्लोरेसेंस को इमिट करेगा। फिर जो इमिटेड लाइट है जिसका वेवलेंथ अब लॉन्गर हो गया है वो फिर से डाइक्रोइक मिरर के पास जाएगी। डाइक्रोइक मिरर उसको अपवर्ड ऊपर की साइड ट्रांसमिट कर देगा। फिर जो इमिशन फिल्टर लगा है वो ब्लॉक करेगा कोई भी रिमेनिंग एक्साइटेशन लाइट को और पास करेगा ओनली इमिटेड फ्लोरेसेंस लाइट को डिटेक्टर के पास या आईपीस के पास। द रिजल्टिंग इमेज शो ओनली फ्लोरिसेंटली लेबल्ड स्ट्रक्चर ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, क्योंकि देखो जो बैकग्राउंड है वहां तो हमने कोई फ्लोरेसेंट नहीं लगाया है, फ्लोरेसेंट टैग केवल मेरे सैंपल पर लगा हुआ है। तो जो आपको दिखाई देगा डिटेक्टर जो देखेगा या बताएगा वो केवल उस पार्ट को बताएगा जहां पर फ्लोरोफोर कनेक्टेड था, बाकी सारा एरिया डार्क रहेगा और आपका सैंपल जिस पर फ्लोरोफोर टैग लगा था अब वो किस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी इसने ग्रीन लाइट को इमिट किया है इसलिए ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लू सा दिखाई दे रहा है, मतलब इसने क्या किया है, इस पर जो हमने टैग लगाया था वो टैग ब्लू लाइट को इमिट करता है इसीलिए वो ब्लू दिखाई दे रहा है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो अलग कलर की होती है, जो इमिट कर रहे हैं वो अलग कलर की है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो उनका जो भी कलर है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। तो अगर ये ग्रीन दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है उसने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसने ग्रीन लाइट को इमिट किया है। एब्जॉर्ब तो उसने कोई और वेवलेंथ की लाइट की होगी। अगर ये ब्लू दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब उसने ब्लू लाइट को इमिट किया था, फ्लोरिसेंट किया था, ना कि एब्जॉर्ब। ठीक है जी, ये है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। बताइए मुझे कोई डाउट तो नहीं? अगर आपने फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। जी बताइए। बोलो फटाफट, कोई डाउट तो नहीं? कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो तो बताइए। डन हो गया? बाकी बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, चलिए गुड। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, चलो एक बार सोल्व करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, which one of the following microscope would you use to visualize a protein fused to an appropriate reporter in a living cell? बताओ क्या सही होगा? हम्म, DCA। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो ना? ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो? देखो हमने क्या किया है,
एक रिपोर्टर लगा दिया। रिपोर्टर क्या होता है? कोई भी डाई, फ्लोरेसेंट डाई हमने ऐड कर दी है, तो क्या फेज कॉन्ट्रास्ट में? अच्छा आप खुद बताओ, सैंपल पर जब मैंने आपको फेज कॉन्ट्रास्ट पढ़ाया, क्या कहीं पर भी सैंपल पर मैंने कुछ ऐड किया? क्या सैंपल पर तो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सैंपल तो एज इट इज था, स्पेसिमेन पर कुछ नहीं ऐड किया था। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, DIC, यहां भी सैंपल पर कुछ नहीं ऐड हुआ। और जो बी बता रहे थे उनको तो मुझे पता ही नहीं वो पढ़ के कहां से आए हैं। क्या कहीं और से पढ़ के आ रहे हो क्या? ये चेक करने की देखिए मैम कैसे पढ़ा रही है। ये तो मैंने अब तक पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा कौन है बी वाले, जरा मैं देखूं एक बार, रुको। है कोई बी वाला? चलो बच गए, बी वाला तो कोई नहीं था। हाँ चलो ठीक है, बी वाला तो कोई नहीं है। मैंने यहां कुछ सैंपल पर ऐड नहीं किया, मैंने यहां कुछ सैंपल पर ऐड नहीं किया। सैंपल पर जो फ्लोरेसेंट टैग ऐड करने की बात आई है वो फ्लोरेसेंस में आई है। तो रिपोर्टर जो आप लगा रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्टर का मतलब है कि सैंपल पर आपने कोई टैग लगा दिया है, कोई प्रोटीन हो सकता है, उसको रिपोर्टर जीन कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपने लगा दिया है जो कलर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा ऐसे दिमाग लगा लिया करो कि मैम ने अभी अभी क्या पढ़ाया है वो ही हो सकता है। हाँ कोमल ने बोला है, हाँ। हाँ नहीं, कोमल तो जो है ना लगी हुई है कोमल नाम डुबाने में। हम्म। हाँ नहीं, जरूरत है सलोनी, ये लगी हुई है कि कोमल नाम बस डूबे किसी ना किसी तरीके से, सब समझे कि कोमल नाम की लड़कियां तो बिल्कुल बेवकूफ और कम बुद्धि की होती हैं, है ना, ये बी बोल करके। चलो कोई नहीं, आगे देखो। द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल सेल वॉज रिक्वायर्ड टू बी continually monitored during the development. This cell was marked with a reporter gene. To visualize this movement, one would use. अगर आप अपने सेल का जो मूवमेंट है उसको कॉन्टिन्यूसली देखना चाहते हैं तो आपने एक रिपोर्टर उसके ऊपर लगा दिया है। तो कौन सा फ्लोरिसेंस, कौन सा माइक्रोस्कोप आप यूज करेंगे? पक्का सी करोगे ना? पक्का? हाँ चलो गुड। तो आप क्या यूज करोगे? फ्लोरेसेंस। देखो जहां पर भी ये बात आ जाए ना कि हमने अपने सैंपल पर कोई रिपोर्टर जीन या कोई फ्लोरेसेंट डाई या टैग लगाया है तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ही उसे डिटेक्ट कर पाएगी। ठीक है, ओके डन। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है, ये आप होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे, होमवर्क में खुद से ट्राई करोगे ये क्वेश्चन। ये भी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से ही है बट थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसको सोल्व करें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। नहीं समझ आएगा, नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो। हाँ ये अभी एक और टेक्निक है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जैसी ही है। देखो इसका नाम है एपी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। is the standard form of fluorescence microscopy where both excitation and emission light pass through the same objective lens। बस ये डिफरेंस है यहाँ एपी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में और जो अभी हम पढ़ के आए हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में, क्या डिफरेंस आया है? एपी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी वो है जिसमें कि हमारा जो एक्साइटेशन एंड इमिशन लाइट है दोनों ही सेम ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखो सबसे पहले लाइट का सोर्स, हाई इंटेंसिटी का मरकरी या जेनॉन आर्क लैंप या लेजर हम प्रोवाइड करेंगे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मतलब वो बहुत सारी लाइट को भेजता है। फिर लगा है एक्साइटेशन फिल्टर, सो ओनली द स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट एक्साइट द फ्लोरोफोर इज सेलेक्टेड। केवल आप वो भेजेंगे जो
हमारे फ्लोरोफोर को एक्साइटेड कर सकती है। ब्लू लाइट फॉर द FITC, मैं बताऊंगी इसका भी। फिर आपने एक डाइक्रोइक मिरर यूज किया है जो उसको 45 डिग्री पर पोजीशन करके स्पेसिमेन पर फोकस कर देगा। रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट डाउनवर्ड थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑनटू द स्पेसिमेन। यहां पर देखिए फर्क है, ये जो अपना डाइक्रोइक मिरर है ना, जिसने उस लाइट को जो आ रही है एक्साइटेशन फिल्टर से, उसे 45 डिग्री पर पोजीशन कर दिया है। ये रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट डाउनवर्ड, हमें पता है कि ये मिरर लाइट को डाउनवर्ड भेजता है जैसा उसने पहले भी किया था, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है, अब जो लाइट स्पेसिमेन पर जा रही है डाउनवर्ड, वो भी ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई जा रही है। रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट डाउनवर्ड थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन टू द स्पेसिमेन, ट्रांसमिट द इमिटेड फ्लोरेसेंस लोंगर वेवलेंथ अपवर्ड टूवर्ड द आईपीस कैमरा। अब जो ऊपर जाएगा वो भी ऑब्जेक्टिव लेंस से ही जाएगा। स्पेसिमेन इंटरेक्शन, so the fluorophore in the sample absorb the excitation light and emit longer wavelength fluorescence. फिर emission filter लगा हुआ है, it allows only the emitted fluorescent light to reach the detector while blocking reflected excitation light. डिटेक्शन होगा, फिर the final image show fluorescent area bright against a dark background. सेम ही फिनोमिना है, इसमें बस कुछ चीजें जो आपको जरूरी याद रखनी है वो ये है कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। सो एपीफ्लोरेसेंस इज आइडियल फॉर ऑब्जर्विंग द फ्लोरिसेंटली लेबल्ड सेल जिनको हमने एंटीबॉडी से स्टेन किया है या GFP टैग प्रोटीन लगाया है। डिटेक्टिंग द मल्टीपल फ्लोरोफोर्स ग्रीन रेड चैनल, हम उस एपीफ्लोरेसेंस की मदद से अपने मल्टीपल फ्लोरोफोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड को लोकलाइजेशन स्टडीज, हम को लोकलाइजेशन स्टडीज भी कर सकते हैं। जैसे मानिए मेरा एक सैंपल वाला पार्ट है, उसको मैंने टैग किया है एक फ्लोरेसेंस से, दूसरा जो है उसे मैंने टैग किया है किसी दूसरे फ्लोरेसेंस से। इन दोनों को मैं साथ में डिटेक्ट कर सकती हूँ एपीफ्लोरेसेंस की मदद से। तो जो को लोकलाइजेशन स्टडीज हैं, मतलब कौन इसके पास में है कौन इससे दूर है, वो हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फिक्स्ड और लिविंग सेल इमेजिंग, यहाँ पर भी जो लिविंग सेल है उसको आप देख सकते हैं एपीफ्लोरेसेंस में। एक और जरूरी बात जो यहाँ से आती है कि आप किस किस को यूज कर सकते हैं एज अ टैग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखो कॉमनली यूज्ड फ्लोरोफोर जो हम यूज करते हैं तो फ्लोरेसेंस है, FITC बोलते हैं। जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है मतलब एक्साइटेड होता है वो 488 नैनोमीटर की है, जिसे वो इमिट करेगा वो 518 की है, और ये जो लाइट निकालता है वो ग्रीन है होती है, मतलब ये ग्रीन कलर का हमें दिखाई देगा। अच्छा, एक CY3 होता है, CY3 एक्साइट होता है 554 नैनोमीटर की लाइट पर और रिलीज करता है 568 जो कि येलो और ऑरेंज दिखाई देती है। CY5 जो 652 को एब्जॉर्ब करता है और 672 को निकालता है, ये फार रेड होती है, थोड़ा फार रेड ये दिखाई देता है। एक न्यूक्लियर, कुछ न्यूक्लियर डाइज होती हैं, इसमें एक आ जाएगा आपका कोकेस्ट, जो कि कोकेस्ट 33342 इसका नाम है, जिस पर ये एक्साइटेड होता है वो 346 है और जो ये रिलीज करता है वो 460 होता है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। फिर कुछ रिपोर्टर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे GFP है, GFP है आपका, और GFP जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो 430 या 490, जो इमिट करेगा वो 475 या 503 हो सकता है, ग्रीन कलर का ये दिखाई देगा। GFP ये 1 है, ये 2 है, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लेकिन जो लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो 395 और 489 की करेगा, इमिट करेगा 509 की। इसके बाद YFP ये 490 की एब्जॉर्ब करता है और 520 की रिलीज करता है, ये येलो ग्रीन आपको दिखाई देगा। इसके बाद DS रेड होता है 558 का, 583 इमिट करेगा
और ये आपको रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये भी आपको अच्छे से सारे याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पता है कैसे पूछते हैं कि मान लीजिए आप एक को लोकलाइजेशन डिटेक्ट करना चाहते हैं, को लोकलाइजेशन सिग्नल को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी डाई को यूज करोगे? तो मेक श्योर अगर आप को लोकलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो दोनों पर जो टैग लगाया जाएगा वो अलग अलग कलर का होना चाहिए। जैसे देखो ये दोनों ही ग्रीन दे रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या देगा कि ए है और ये बी है। ए को मैं टैग कर दूं GFP1 से और सेकंड को मैं बी को मैं टैग कर दूं GFP से, तो क्या ये को लोकलाइजेशन सिग्नल दे सकता है? मतलब आपको डेफिनेटली बता पाएगा क्या? सेकंड ऑप्शन में आपको ये दे दे कि YFP यूज किया आपने जो कि येलो ग्रीन है, और एक यूज किया आपने CY3, तो क्या ये सिग्नल दे सकता है क्या? तो इसमें देखना है कि दोनों अलग अलग देने चाहिए। जैसे आपने इसको अगर इससे टैग किया, इसको इससे टैग किया, दोनों ही ग्रीन कलर देंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये अलग अलग है या सेम है। जैसे आपने YFP देखा, YFP हमें देता है येलो और ग्रीन, और जो अपना CY3 है वो भी देता है येलो ऑरेंज, तो ये अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप यहां से दे दीजिए FITC, आपने दिया FITC जो कि ग्रीन है, और यहां से आपने GFP दे दिया, वो भी काम नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपने यहां से FITC दिया हो, FITC दिया ए को, और बी पर आपने लगा दिया है DS रेड। ये को लोकलाइजेशन स्टडी करने के लिए बेस्ट है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, जिसमें FITC लगाया, एलेक्सा भी लगाए गए हैं। इनकी भी एक टेबल मैं आपको इसी PDF में पेस्ट करके भेज दूंगी, तो आप वो एलेक्सा वाले भी पढ़ के और उसके हिसाब से ही बताएंगे कि अगर मैं को लोकलाइजेशन स्टडी करना चाहती हूँ एपीफ्लोरेसेंस में, तो मुझे अपने सैंपल को किस किस से टैग करना पड़ेगा, इससे 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 किससे। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सेम कलर दे रहे हैं और कौन अलग कलर दे रहे हैं, उसी बिहाफ पर आप को लोकलाइजेशन सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है, बताइए यहां तक समझ आ गई चीजें? तो कई सारे क्वेश्चन हो गए आज आपके प्रैक्टिस के लिए, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में एक बार मार्क कर देती हूँ। देखिए फेज कॉन्ट्रास्ट एक बार फिर से मैंने पूरा रिपीट किया है, जिसको कल भी समझ आ गया था फेज कॉन्ट्रास्ट, उन्हें तो कुछ नहीं लिखना है इसमें। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं कनेक्ट हुआ था, तो ये जो बेसिक मैं आज लेके आई थी कि फेज शिफ्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट के अंदर भी जो फेज इंटरफेरेंस है ये क्या होते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। जिनको चीजें समझ आ गई है वो खाली इन्हें रीड कर लेंगे बस एक बार अच्छे से कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी ये सब मैंने कल आपको पढ़ाया ही था कंप्लीट, बस जो क्वेश्चन है आज ये ट्राई कर लेना दोनों फेज कॉन्ट्रास्ट के। फिर DIC यहां से शुरू करना है, शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे DIC वाला पार्ट भी, और ये कुछ हाँ ये जरूरी चीजें आप लिखेंगे कि कैसे डिफरेंट है। तो DIC डिफरेंट है, एक तो कि पोलराइज लाइट को यूज करता है, एक जो इमेज दिखाता है वो सूडो 3D होती है, तो ये बात लिखेंगे दोनों। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये जो मैंने बताया था ना इसको एरो की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके साइड में ही इसका जो पूरा मतलब पहले आप पोलराइज करेंगे, फिर प्रिज्म से पास करेंगे, फिर स्पेसिमेन से पास करेंगे, वो सब आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी इनको रीड करके एक बार ध्यान से पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये भी रीड करना है, लिखना चाहो तो ये वाला पार्ट लिख लेना। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का ये बेसिक प्रिंसिपल जरूर लिखेंगे, ज्यादा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है पहले भी।
ठीक है, बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, काफी है। इसके बाद ये एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन। एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में बस जो डिफरेंस आया है ना दोनों में, बस ये इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, जो डिफरेंस आया है। इसमें जो याद करने वाली बात है वो इसके ये यूजेस हैं कि फ्लोरेसेंस में ऐसा क्या नहीं था जो हम यहां ले रहे हैं। इसके बाद ये तो जरूरी है, ये पूरा याद करना है और फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, हाँ जी, हो गया क्या? कुछ डाउट है? कोई बात नहीं, अभी तो थोड़े से 2-3 टॉपिक अपने बचे हैं। आज माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा शाम की क्लास में। फिर आपके जो है 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स बचा है और एक बचा है फील्ड वाला। वो 2 कराने के बाद ही यूनिट खत्म होगी, बस फिर शुरू करेंगे नई वाली। थोड़ा इतने लंबी क्लासेस आपने पढ़ी हैं सारी मैथ्स एंड बायोलॉजी की, लास्ट वाली भी पढ़ी है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि बस नया शुरू करना है। ठीक है, हाँ। तो आज क्या दिन हो गया है अपना? आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, संडे तक मैं पूरी करा दूंगी, फिर मंडे से अपनी नई यूनिट को शुरू कर लेंगे। ठीक है, नहीं स्किप कुछ नहीं करना है। चलिए जी, ठीक है फिर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक सारे अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।